नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टीचर अमन प्रयास जिक्स में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 मार्च और 23 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं था। तो आज की इस वीडियो में जो आपका 16 मार्च को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, कल तक का यानी 22 मार्च तक का 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है। तो उन 15 शिफ्टों में पूछे गए 600 प्लस क्वेश्चनों को जो है हम लोग देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है या अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो ये वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक जो है सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले जो हमने एक वीडियो जो चलाया था 16 से 19 मार्च तक का, उसमें जो है छूट गए थे, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। बाकी जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको जो है देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज के जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना भारत के किन 4 प्रमुख महानगरों को जो है जोड़ता है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसका जो कुल लंबाई है अप्रॉक्स में 5,846 किलोमीटर है। इसका जो उद्घाटन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में ही किया गया था, और ये जो बनने में इसका जो समय लगा 2012 में जाकर जो है ये आपका पूरा हुआ। और एजेंसी की बात करेंगे जो इसका देखरेख करता है या इसको बनाया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसको भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थल जो है बनास संस्कृति या आहार बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है, पूछा गया था। यही 4 ऑप्शन सेम दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रुज होम का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहार गिलुंड बालाथल जो है राजस्थान में स्थित बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है, और ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही था। ब्रुज होम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, नवपसानिक स्थल यानी नियोलिथिक स्थल है, जो अपने गर्त आवासों के लिए जाना जाता है। इसका बनास संस्कृति से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले दिनों में आने वाले शिफ्टों में है, तो अब जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर जो है रिपीट होना जो है शुरू हो गया है। अधिकांश प्रश्न या तो आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं या उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। अगर इन सभी प्रश्नों का आपको PDF बाय करना है, जो कि 16 मार्च से आज तक का PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको 600 प्लस क्वेश्चन जो है कवर होगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। साथ में डेली क्यूज भी होता है, वो प्रीवियस क्यूज भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा कंटेंट। इसके अलावा इसमें ज्वाइन होने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, मात्र इस पर में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से भी संपर्क कर आप इस में जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए जो है प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा 3 राजवंश शामिल था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो कन्नौज शहर पर नियंत्रण, जो हर्ष के बाद राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। अवधि की बात करेंगे तो 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक जो है इसमें संघर्ष जो है चला था। क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर भारत, विशेषकर गंगा का जो मैदान है वहाँ पर यह कन्नौज पड़ता। परिणाम की बात करेंगे तो इस लंबे संघर्ष ने जो है 3 राजवंशों को कमजोर कर दिया, जिससे वह बाद में जो है विदेशी आक्रमणों का यहाँ पर सामना करने में जो है असमर्थ रहा। एक क्वेश्चन था कि मंगल पांडे के नेतृत्व में जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिकरण कौन सा हथियार या राइफल बना था। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर एनफील्ड राइफल्स का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इस राइफल के कारतूसों पर जो है गाय और सुअर की चर्बी होने की जो है खबर फैली थी, जिन्हें राइफल में भरने से पहले जो है मुंह में छिलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, और 1757 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण बना था वो आपका यही बना था। मंगल पांडे को जो है यहाँ पर फांसी दिया गया था, और मंगल पांडे ने जो है आपका बैरकपुर छावनी से जो है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत जो है इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1905 में जो है इसको स्थापित किया था। स्थान की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में। उद्देश्य की बात करेंगे तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो है देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार करना इसका उद्देश्य था। एक क्वेश्चन था वह स्थान जहाँ 2 परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं वह क्या कहलाता है।
4 ऑप्शन दिए गए थे, ग्रिड था, नेटवर्क था, नोड था, संगम था। तो राइट आंसर नोड ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कौन सी हवाएं यानी विंड सिस्टम वर्ष भर उच्च दबाव क्षेत्रों से जो है कम दबाव क्षेत्र की ओर चलती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके यहाँ पर अस्थायी प्रचलित पवनें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमानेंट प्लानिटरी विंड्स। ठीक है, इन्हें जो है प्रचलित पवनें भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के घूर्णन और वायुदेव पेटियों के कारण जो है निश्चित दिशा में वर्ष भर चलती है। आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस शहर को जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बेंगलुरु का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसको जो है सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, तो द सिटी होस्ट न्यूमरियस मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ग्लोबल टेक जायंट्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अ थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओरिजिन की बात करेंगे तो द टर्म इज इंस्पायर्ड बाय सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया यूएसए, द ग्लोबल हब फॉर टेक्नोलॉजी। अदर नेम की बात करेंगे तो इट इज समटाइम्स रेफर टू एज द सिलिकॉन प्लेट्यू बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द मैसूर प्लेट्यू। एक क्वेश्चन था, ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है दिल्ली की बात करेंगे तो हुमायूं का मकबरा, लाल किला, ये सभी जो है आप यहाँ पर दिल्ली में है। और शाहजहां की पत्नी जो है मुमताज महल का निधन जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका मुख्य मकबरा ताजमहल जो है आगरा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है कलांग गांव स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मंडी का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। मंडी डिस्ट्रिक्ट के कटोला ब्लॉक में यह गांव बसा हुआ है। यह एक छोटा सा गांव है, जो विशेष रूप से पराशर झील के पास होने के कारण पर्यटकों के बीच जो है प्रसिद्ध हो रहा है। एक क्वेश्चन था, वर्ली चित्रकला शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका महाराष्ट्र का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। वर्ली पेंटिंग का जो जन्म है महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र जैसे पालघर, ठाणे जिले में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से जो है सफ़ेद रंग चावल के पाउडर से बना का उपयोग मिट्टी की लाल दीवारों पर जो है किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार में आपका मधुबनी मिथिला पेंटिंग हो गया, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, 2025 ITTF मिक्स्ड वर्ल्ड टीम का खिताब जो है किस देश ने जीता। राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख परिणामों को देखें तो मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप का विजेता जो है टीम चीन बना। इसके अलावा पुरुष एकल का विजेता वांग चुकिन बना, महिला एकल का सन यिंगसा बनी और पुरुष एकल का शिनोजुका तोगामी जो कि जापान का था, बाकी सब आप यहाँ पर चीन का था। एक क्वेश्चन था, विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका बेरीबेरी का था, बिल्कुल राइट आंसर था। B1 को जो हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं कि गंभीर कमी के कारण होता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। पहला वेट बेरीबेरी, ये हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। दूसरा ड्राई बेरीबेरी, यह जो है नसों को नुकसान पहुंचाता है और मांसपेशियां की कमजोरी का कारण बनता है। स्कर्वी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी के कारण। रिकेटस की बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी के कारण, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। एक क्वेश्चन था, संवेग यानी मोमेंटम की ऐसा इकाई क्या है। राइट आंसर केजी मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। संवेग यानी मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P=m×v, यानी द्रव्यमान वेग होता है। द्रव्यमान की यूनिट केजी, वेग की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसकी एक्स्ट्रा यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकेंड जो है बनता है। एक क्वेश्चन था, किस प्रकार की तरंग में मध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर चलते हैं। राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, विंडोज में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है।
चार ऑप्शन था, एक ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का उपयोग सीधे जो है टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है। एडवांटेज की बात करेंगे तो यह कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट के मुकाबले अधिक तेज यानी कि इफिशियंट तरीका है। इसका उपयोग कंप्यूटर की चल रही प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने, संसाधनों का उपयोग देखने और अनुत्तरदायी ऐप्स को बंद करने के लिए जो है किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर ASCII से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मे बी ASCII में जो है सी का क्या मतलब होता है ये पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो सी का मतलब यहाँ पर आपका कोड हो जाएगा स्टैंडर्ड ASCII 7 बिट्स का होता है, यानी 128 करेक्टर का, जबकि एक्सटेंडेड ASCII जो है 8 बिट्स का जो है होता है। ए की ASCII वैल्यू जो है 65 होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और स्मॉल ए का 97। एक क्वेश्चन था 2024-25 में जो है औसत आयु यानी कि मीडियन एज के आधार पर जो है दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है। चार ऑप्शन था, एक ऑप्शन नाइजर का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे युवा देश जो है नाइजर है। इसके अलावा अन्य युवा देशों में आपका युगांडा, अंगोला, दक्षिणी सूडान, सबसे वृद्ध देश जो है आपका यहाँ पर मोनाको हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो है रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर जो है अनुच्छेद 226 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। आर्टिकल 226 जो है उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य से कानूनी अधिकारों के लिए जो है रीट 5 प्रकार का होता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकारपेक्षा उत्प्रेषण जारी करने का अधिकार जो है देता है। इसका दायरा जो है अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है, क्योंकि यह गैर मौलिक अधिकारों को भी जो है यहाँ पर कवर करता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आर्टिकल 131 का था, बिल्कुल राइट आंसर था। आर्टिकल 131 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 124 की बात करेंगे, इज अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 की बात करेंगे, डील्स विद द एपेलिएट जुरिडिक्शन। एंड आर्टिकल 143 की बात करेंगे, कवर्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एक क्वेश्चन था इन्फ्लुएंजा फ्लू का सबसे आम लक्षण क्या है। चार ऑप्शन था, एक ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा के लक्षण जो है आमतौर पर बहुत अचानक शुरू होता है, जिसमें तेज बुखार, ठंड लगना और शरीर में दर्द शामिल है। अन्य विकल्पों जैसे आँख में खुजली अक्सर एलर्जी या आई फ्लू के लक्षण होते हैं, न कि श्वसन इन्फ्लुएंजा के। एक क्वेश्चन था अमीर खुसरो ने जो है मुख्य रूप से किन भाषाओं में काव्य रचना की। राइट आंसर फारसी और हिंदी आपका हो जाएगा। ये अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता यानी कि तूती ए हिंद कहा जाता है। इनके योगदान की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी कविताओं में अरबी, फारसी और हिंदवी का मिश्रण किया, जो उर्दू साहित्य के विकास का नींव बना। पहले इनकी रचनाएं की बात करेंगे तो पहेलियाँ, मुकरियाँ और गज़लें उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए रियासत विभाग का प्राथमिक कार्य क्या था। राइट आंसर बाजार नियंत्रण और आर्थिक विनिमय, इसका राइट आंसर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च को कम करने और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने के लिए जो है दीवान ए रियासत की स्थापना की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन था कि बगराम एयरबेस जो है किस देश में स्थित है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हाल ही में वापस लेने की धमकी दी थी। राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। बगराम एयर बेस इज लोकेटेड इन द प्रमान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान about 64 kilometers north of Kabul. It was the main hub for US and NATO operation for nearly 20 years until the 2021 withdrawal. एक क्वेश्चन था विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवार को मिलने वाले
गारंटीकृत रोजगार के दिनों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राइट आंसर 125 दिन हो जाएगा। द न्यू एक्ट विच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल assent in December 2025 officially raised the employment guarantee to 125 days per year to strengthen income security in rural areas। एक क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संशोधित ढांचे के अनुसार मार्च 2026 तक के लिए जो है निर्धारित मध्यम अवधि का खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या रखा गया है? राइट आंसर 4% यहाँ पर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जो है आरबीआई के लिए मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% जो है निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के साथ +2 - 2% की सहनशीलता सीमा दी गई है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति 2% और अधिकतम 6% के बीच जो है रहनी चाहिए। ये वर्तमान ढांचा 1 अप्रैल 2021 से लागू है और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। यह लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन है कि 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जोड़ा गया था? राइट आंसर पार्ट 9A आपका हो जाएगा। 74 जो संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, उसने जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। यह भाग जो है अनुच्छेद 243B से लेकर 243ZG तक के प्रावधानों से संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है, जो कि पार्ट 9 है। पार्ट जो 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है। पार्ट 11 जो है संघ और राज्यों के बीच के संबंधों से है। और इस अधिनियम के माध्यम से संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए जो है 18 कार्यात्मक विषय शामिल है और पंचायती राज के लिए जो है 29 विषय। यह कानून 1 जून 1993 से प्रभावी है। एक क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों हो जाएगा। 101वां संशोधन जो है संविधान में आर्टिकल 246A जोड़ा। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को अपनी सीमाओं के भीतर जो है जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में कानून बनाने की विशेष शक्ति केवल संसद के पास है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था 1 से 7 तक के पूर्णांकों का माध्य 4 है, इनका मानक विचलन ज्ञात करना था। तो राइट आंसर 2 भी हो सकता है या रूट अंडर 4 भी हो सकता है। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या जो है क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा न देने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत देता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अनुच्छेद 43 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य को बाध्य करता है। गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे तो ये जो है महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के विजन पर जो है आधारित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी कम करना है। इसके अलावा आर्टिकल 40 जो हो गया आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 43B हो गया सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित है। आर्टिकल 47 जो हो गया नशीली पेय और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध से संबंधित है, तो याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था चार्ल्स बेबेज ने किस यांत्रिक प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था, जिसके कारण उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? राइट आंसर एनालिटिकल इंजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर प्राइमरली फॉर हिज डिजाइन ऑफ द एनालिटिकल इंजन। इट वाज जनरल पर्पस fully programmed controlled automatic mechanical digital number that included essential component like CPU and memory। तो इसको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया। तो अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य वर्जन जो है कौन सा है? यानी एज ऑफ मार्च 2026 विच इज़ द लेटेस्ट मेजर वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन विंडोज़ 11 का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। विंडोज़ 11 की बात करेंगे तो यह वर्तमान में विंडो का जो है
सबसे आधुनिक वर्जन है। इसके अलावा जिसे पहली बार अक्टूबर 2021 में जो है यहाँ पर जारी किया गया था, मार्च 2026 तक इसके नए अपडेट जैसे V2, 5H2 और V26H1 जो है उपलब्ध है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन था, किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में जो है कणगी के जीवन का चित्रण किया गया है, जिन्हें तमिल संस्कृति में शुद्धता, सतीत्व का प्रतीक जो है यहाँ पर आपका माना जाता है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया गया था शिल्पाधिकारम का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन बी जो शिल्पाधिकारम है वो आपका करेक्ट है। इसको जो लिखा है आपका इलियान एडिगोलो के द्वारा लिखा गया था। दिस epic tells the story of Kangi, a chaste woman who remains loyal to her husband. Covalent despite her betrayal, her legendary chastity is so powerful that after her husband's wrongful execution, her rage is said to have burnt the city of Madurai। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो था कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आमतौर पर किन महीनों में जो है आता है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जून टू सितंबर का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके आगमन की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है जून के पहले सप्ताह में केरल के तट से जो है होता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सक्रिय रहता है। रेनफॉल की बात करेंगे तो भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% से अधिक हिस्सा जो है इसी मानसून से जो है आपके यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, तमिल और कन्नड़ को जो है किस वर्ष आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर आपको हम बताते हुए चलें कि यहाँ पर मे भी आपका तमिल नहीं, यहाँ पर आपका तेलुगु जो है दिया गया होगा। तो तेलुगु और कन्नड़ का जो है वर्ष पूछा होगा कि किस वर्ष में जो है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया इन दोनों भाषाओं को, जिसका राइट आंसर जो है 2008 था। ठीक है, तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया टू रिसीव द स्टेटस 2004 में। कन्नड़ अलॉन्ग विथ तेलुगु वाज ग्रांटेड द स्टेटस इज 2008। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि वर्तमान में जो है कितने क्लासिकल लैंग्वेज है। तो वर्तमान में जो है यहाँ पर 11 क्लासिकल लैंग्वेज जो है अभी है। ठीक है, इसको समय समय पर जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, जिसे तमिल को 2004 में, संस्कृत को जो है 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को जो है 2008 में, मलयालम को जो है 2013 में, ओडिया को जो है आपका यहाँ पर 2014 में, मराठी की बात करेंगे तो 2024 में, पाली को 24 में, प्राकृत, असमीज और बंगाली को जो है यहाँ पर आपका 24 में जो है दिया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये जो 5 भाषा है अभी नया नया ही जो है आपका यहाँ पर शामिल हुआ है। पहले से 6 जो भाषा था वो आपका क्लासिकल लैंग्वेज था ही। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश प्रदान कर उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लेजिस्लेटिव वर्क। इट empowered the viceroy to nominate some Indians as non-official member to his expanded council। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर जोड़ा या संशोधित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका आर्टिकल 43 बी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन इसके साथ ही आर्टिकल 43 बी के साथ ही जो है आर्टिकल 19(1) सब क्लोज सी को भी, और पार्ट 9 बी जिसके तहत आर्टिकल 243 जेड से लेकर 243 जेड डी तक आता है, उसको भी जो है ऐड किया गया था। ठीक है, 2011 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार को जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर बना दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 43 जो बी है वो आपका सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया।
सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए जो है संविधान में एक नया भाग 9 बी और अनुच्छेद 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक जो है यहाँ पर आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन था विंडोज़ में सक्रिय विंडो एक्टिव विंडो के लिए जो है सिस्टम मेन्यू खोलने के लिए जो है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन अल्ट प्लस स्पेस बार का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। अल्ट प्लस स्पेस बार की बात करेंगे द शॉर्टकट दिस शॉर्टकट ओपन द विंडोज कंट्रोल मेन्यू विच इज हेल्पफुल इफ योर माउस इज नॉट वर्किंग और इफ द विंडो टाइटल बार इज हिडन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था, वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर 12 का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 18 की जब हम बात करते हैं के तहत भारत के राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं, और ये सदस्य जो है आपकी साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर जो है भाबर और तराई इन दोनों के बीच में जो है आपका डिफरेंस जो है पूछा गया था। ठीक है, तो भाबर की बात करेंगे तो छिद्रपूर्ण पर्वतों की एक संकीर्ण पट्टी है जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई की बात करेंगे तो भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली नम क्षेत्र है जहाँ घने जंगल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भाबर और तराई के बीच मुख्य अंतर यानी डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो भाबर का जो लोकेशन होगा वो आपका शिवालिक की तलहट्टी में स्थित होगा, और तराई का जो लोकेशन होगा भाबर के दक्षिण में स्थित होगा। मिट्टी और बनावट की बात करेंगे तो कंकर पत्थरों और बजरी से बना होगा, और तराई की बात करेंगे तो बारीकी गाद और जलोढ़ मिट्टी से बना होगा। नदियाँ की बात करेंगे तो यहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त यानी कि गायब हो जाती है, और तराई की बात करेंगे तो यहाँ नदियाँ जो है पुनः धरातल पर जो है प्रकट होती है। प्रकृति की बात करेंगे तो सूखा और आध्यात्मिक छिद्रयुक्त क्षेत्र होता है, और तराई की बात करेंगे तो दलदली और नम क्षेत्र होता है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात करेंगे तो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है भाबर, और तराई की बात करेंगे तो खेती जैसे गन्ना चावल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पर बहुत कम वनस्पति होगा, और तराई में जो है घने जंगल और वन्य जीव जो है पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके जो है सीधे पौधों की जड़ों के पास जो है पहुँचाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है ड्रिप सिंचाई का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था अनार यानी कि पोमेग्रेनेट का खाने योग्य भाग यानी इडिबल पार्ट कौन सा है, यानी विच पार्ट ऑफ द पोमेग्रेनेट इज इडिबल। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका एरियल्स का था। इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा, एरिल। ठीक है, हिंदी में बात करें तो अनार में हम जो है बीजों के ऊपर की लाल रंग की मांसल यानी कि परत यानी कि एरिल जो है खाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। रसदार बीज चोल बीज उसे कहा जाता है, सिंपली बीज कहते हैं। ये हिस्सा पानी से भरा हुआ है, और मांसल होता है जो बीज के ऊपर जो है परत बनाता है। एक क्वेश्चन था कि ब्रेड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालने के लिए जो है कौन सी केमिकल रिएक्शन जिम्मेदार होती है जिससे ब्रेड फूलती है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट जो है शुगर को CO2 और इथेनॉल में बदलने के लिए जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं। CO2 गैस डफ के अंदर फंस जाती है जिससे ब्रेड जो है फूल जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था जब पानी एक संकरे यानी कि नैरो पाइप से चौड़े यानी कि वाइडर पाइप में जाता है तो उसका सुचारू प्रवाह क्यों बाधित जो है हो जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है अचानक दबाव बढ़ने के कारण पानी पाइप की दीवारों से अलग हो जाती है जिसमें टर्बुलेंस पैदा होता है, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अचानक विस्तार के कारण जो है पानी के प्रवाह में अलगाव होता है और बम्बर जो है बनते हैं।
एक क्वेश्चन था 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किस पर था? तो इसका राइट आंसर में भी उदारीकरण, निजीकरण और आपका यहाँ पर वैश्विकरण जो है हो जाएगा। ठीक है, तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में भी इसका राइट आंसर होगा, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किसमें परिवर्तन के रूप में माना जाता है? 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन यहाँ पर जो है जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो जीडीपी का विकास जो है 1930 के दशक में जो है निर्णय लेने के लिए बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता के कारण हुआ। यह किसी देश में प्रति वर्ष उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मूल्य है। बेहतर माप की बात करेंगे तो वास्तविक जीडीपी को जो है नॉमिनल जीडीपी की तुलना में विकास का बेहतर पैमाना माना जाता है, क्योंकि यह महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा देता है। एक क्वेश्चन था भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जो है मुख्य रूप से जोर दिया गया था? 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है तेजी से औद्योगिकीकरण यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जो है जाना जाता है, ने जो है बुनियादी और भारी उद्योग जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, मशीनरी हो गया के विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया। इसी योजना के दौरान जो है भिलाई, राउल किला और दुर्गापुर में जो है स्टील प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए। इसके अलावा जो है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से जो है 1961 तक चला था। उसके पहले जो है पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956, जिसका जो मुख्य फोकस था वो आपका यहाँ पर कृषि था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था गरीबी हटाओ, और तीसरी और चौथी जो है उसका जो मुख्य फोकस था सेल्फ रिलायंस यानी निर्भरता का था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय जो है वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री या वित्त आयोग के अध्यक्ष दोनों में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले वित्त मंत्री को देखें तो आर के षणमुखम शेट्टी जो है पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन पहले की वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कोई केसी नियोगी जो है पहले जो है वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आर के षणमुखम शेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से जो है 1949 तक जो है इन्होंने कार्य किया। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है पेश किया। वकील, अर्थशास्त्री और यहाँ पर राजनेता थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली महिला वित्त मंत्री पूर्णकालिक कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जो कि 2019 से लेकर जो है अब तक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैथ में था, यदि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 17 तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के मूल रूट जो है ज्ञात करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। एक क्वेश्चन था एसआरएम और डीआरएम के बीच जो है मुख्य अंतर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर था कि डीआरएम को जो है प्रति सेकेंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एसआरएम को नहीं होता है। ठीक है, तो एसआरएम मतलब स्टैटिक रैम, यह तेज़ी और महंगी होती है, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका उपयोग कैच में होता है। डीआरएम की बात करेंगे यानी कि डायनेमिक रैम की, तो यह सस्ती होती है, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसका उपयोग कंप्यूटर की मेन रैम के रूप में होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इंडिया विट डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया 4-1 इन द फाइनल गोल वेर स्कोर बाय दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह एंड अमृत रोहिदास। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका बिहार में हुआ था, भारत में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनिशिएटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता इन 1774 विथ सर इलियास इम्पे एज द इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में जो है मनसब शब्द का अर्थ
तो इसका राइट आंसर एक पद या दर्जा इसका राइट आंसर था। ये जो मनसबदारी जो प्रथा था अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1571 में। ओरिजिन की बात करेंगे तो इंस्पायर्ड बाय द मंगोलियन मिलिट्री सिस्टम, रैंक range from 10 to 5,000, rise to 7,000 later in Akbar region for top novels like Raja Man Singh. Mansabdar were paid either in cash नकदी और थ्रू लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स जागीर। तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि 1991 में जो है भारत में शुरू किए गए सुधारों, टैक्स रिफॉर्म, कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका कर संरचना को सरल बनाना और कर की दरों को कम करके अनुपालन में सुधार करना, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वेर सिग्निफिकेंटली लोअर टू द डिस्करेज एविएशन, complex procedures were streamlined to make them more taxpayer friendly. The reform aimed to bring more people and services into the tax net. These reforms were largely based on the recommendation of the Raja G. Chilja Committee in 1991। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पारंपरिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में किसे सबसे आवश्यक जो है माना जाता है। तो राइट आंसर जो है जीएनपी बट्टा या जीएनपी या जीडीपी में वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया कि वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2025-26 चक्र में जो है मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होने वाला है। राइट आंसर है आपका यहाँ पर नई दिल्ली जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एआई समिट 2025 की जब हम बात करते हैं तो सेट टेक प्लेस इन बेंगलुरु ऑन सितंबर 25 to 26, 2025। इसके अलावा ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो हेल्ड इन चेन्नई बाय आईआईटी मद्रास। इसके अलावा बात करते हैं रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 तो हेल्ड इन शिलोंग मेघालय, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया एआई समिट 2026 जो कि मेन समिट है, शेड्यूल फॉर न्यू दिल्ली भारत मंडपम इन फरवरी 2026। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष तो केसी योगी है, फाइनेंस मिनिस्टर ही पूछा गया था। अगला है 1829 में अंग्रेज के खिलाफ खासी विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था। राइट आंसर यू तिरोत सिंह जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, कॉज की बात करेंगे तो द रिवोल्ट वाज ट्रिगर्ड बाय द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजिक रोड थ्रू द खासी हिल्स टू कनेक्ट द ब्रह्मपुत्र वैली आसाम विद द साइलेट नाउ इन सियालट नाउ इन बांग्लादेश। कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो आफ्टर ब्रिटिश ऑफिशियल इग्नोर्ड हिज ऑर्डर टू वैकेट, तिरोत सिंह लॉन्च्ड ऑन एन अटैक on April 4, 1829, leading to the death of 2 British officers. गुरिल्ला युद्ध की बात करेंगे तो द खासी वॉरियर्स यूज ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक बोस, एरोज एंड swords, employing guerrilla tactics in the hilly terrain for nearly 4 years. अंत की बात करेंगे तो तिरोत सिंह was eventually betrayed and captured in January 1833. He died in British captivity in Dhaka on 17 July 1835. लीगेसी की बात करेंगे, जुलाई 17 इज ऑब्जर्व्ड एज तिरोत सिंह डेज मेघालय टू ऑनर एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र 2025 जो है किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा जो है पहल है। चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दिया गया था जो कि जो है बिल्कुल राइट आंसर था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अ नोडल मिनिस्ट्री ऑफ मिशन सुदर्शन चक्र। द मिशन एम टू डेवलप अ comprehensive shield and assured defense system by 2035 to protect critical installation like nuclear power plant and military base। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन था 24 संविधान संशोधन 1971 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक ऑप्शन था कि इसने जो है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को
अनिवार्य जो है बना दिया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जो है 24 अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो 24 अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये 1971 में हुआ था और संसद को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स सहित संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन करने की शक्ति या सर्वोच्च शक्ति जो है प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय पट्टी का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है कोंकण तट हो जाएगा। कोंकण तट की बात करेंगे तो दिस इज करेक्ट आंसर। इट कवर द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा अलोंग द अरेबियन सी। एंड मालाबार तट की बात करेंगे तो दिस रेफर्स टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली कवरिंग केरला। कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो दिस इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग अलोंग तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एंड उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सिकार्स की बात करेंगे तो दिस रेफर्स टू द नॉर्थन पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन प्राइमरली इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन था अगस्त 2025 के पहले पखवाड़े में भारतीय मानसून में लगभग 20% या 19% ऐसा ही कुछ दिया था कि कमी क्यों दिखी गई। तो राइट आंसर था ब्रेक मानसून स्थितियों और मानसून ट्रफ के हिमालय की ओर खिसकने के कारण। यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेन बेरिंग ट्रफ मूव टू द फुट हिल्स कॉजिंग हैवी रेन इन द mountains but dry spells deficits across the plains of सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ का पूछा गया कि यदि किसी शहर की जो है वर्तमान जनसंख्या जो है 4,50,000 है और 25% की वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 मार्च पहले 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच धनात्मक अंतर जो है पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 57,000 जो है उसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो आपको वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57,600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। एक था कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर था कि उनकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका यह हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चलें कि अंडर इंडियन लॉ यू कैन नॉट होल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी भारत के कानून के तहत जो है आप दोहरी नागरिकता जो है नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भारत का रखना है तो भारत का रखना पड़ेगा। इसके अलावा द इंडियन पासपोर्ट बिकम इनवैलिड इमीडिएटली एंड मस्ट बी सरेंडर्ड। एंड OCI कार्ड की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मर सिटीजन कैन अप्लाई फॉर एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड विच ऑफर लाइफ लॉन्ग वीजा बेनिफिट्स बट नॉट पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा लाइबिलिटी की बात करेंगे, दायित्व की बात करेंगे तो रिन्यूसिएशन डज नॉट एब्जॉल्व प्रियर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया। एक क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था कि 2025 के एपेक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है किस वैश्विक AI शासन निकाय का जो है प्रस्ताव रखा था। राइट आंसर था वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी WICO। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो टू इस्टेब्लिश ए मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन AI पॉलिसी सेफ्टी एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स। प्रपोज हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो संघाई सीन। इसके अलावा विजन की बात करेंगे तो ट्रीटिंग AI एज ए पब्लिक गुड रेदर देन एन एक्सक्लूसिव गेम फॉर अ फ्यू नेशन और कंपनीज। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया कि एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि यह नाव किसी स्थान पर जाकर वापस आने में कुल 3 घंटे 12 मिनट का समय लेता है तो उस स्थान की दूरी जो है ज्ञात करना था। 12, 15, 10, 9 आपके ऑप्शन में दिया गया था। 12 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर था। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि स्पीड यानी धारा के साथ चाल की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा और धारा के विपरीत चाल की बात करेंगे तो वो आपका 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और टोटल टाइम जो है 3 आवर 12 मिनट था, तो इसको हम लोग आवर में कैलकुलेट करेंगे तो उतना आएगा। फॉर्मूला जो होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 12% जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न हुआ है कि व्यापार और कराधान के संबंध में जो है 1991 के आर्थिक सुधारों की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आयात शुल्क में कटौती और
करों में कमी यानी युक्तिकरण जो है इसका राइट आंसर था। सुधारों ने जो है आर्थिक विकास और वैश्विक एकीकरण को जो है प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने, आयात शुल्क में कटौती और कर दरों को कम करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। एक क्वेश्चन था, उड़ीसा में जो है 1817 के प्रसिद्ध पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? राइट आंसर बक्सी जगबंधु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सी जगबंधु कौन थे? तो ये जो है खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर पाइक बक्सी थे। और 1817 का पाइका विद्रोह उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। अन्य नेता की बात करेंगे तो राजा मुकुंद देव द्वितीय जो खुर्दा के अपदस्थ राजा थे, उन्होंने भी जो है विद्रोह का समर्थन यहाँ पर किया था। विद्रोह के अंत की बात करेंगे तो विद्रोह को जो है 1825 तक जो है दबा दिया गया और बक्सी जगबंधु ने जो है आत्मसमर्पण जो है यहाँ पर कर दिया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक में वर्णित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अर्थशास्त्र का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो यह आपका मुख्य स्रोत है जिसे कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। इज द मोस्ट comprehensive source of modern administration focusing on polity, स्पॉन्ज एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इसका देखिएगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्री सोर्स की बात करेंगे तो इंडिका मेगास्थनीज ने जो लिखा था प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली ऑन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। सेंट्रलाइज्ड रूल की बात करेंगे तो द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड विद द एम्परर एट द हेड ऑफ ऑल अफेयर्स। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रांतीय प्रशासन का, तो द अम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्या कहीं कहीं 5 प्रोविंस मैनेज बाय रॉयल प्रिंस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, यदि कोई व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए डैश द्वारा पात्र है। तो राइट आंसर जो है बर्थ यानी जन्म, इसका राइट आंसर था। एज पर सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 persons born in India between these dates are Indian citizen by birth regardless of nationality of their parent। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल एआई इंडेक्स के शीर्ष 3 में नहीं है? इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर था राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर जो है रह सकते हैं। हटाने के अधिकार की बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है पद से हटाया जा सकता है। इस्तीफा की बात करेंगे तो अपना इस्तीफा राज्यपाल को संबोधित जो है कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धात्विक यानी कि अधात्विक प्राकृतिक संसाधन है? राइट आंसर है चूना पत्थर था, लाइमस्टोन इसका राइट आंसर था। चूना पत्थर की बात करेंगे तो एक अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है और इसमें धातु नहीं होता है, इसलिए जो है गैर धात्विक है। यह धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स है क्योंकि इनसे धातु निकाली जा सकती है, इनमें चमक व चलकता होती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक की बात करते हैं, गैर धात्विक के अन्य उदाहरण तो माइका हो गया, जिप्सम हो गया, सॉल्ट हो गया, कोल हो गया। ठीक है, इसका देखेंगे। एक है कि रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार जो है किस वर्ष जो है खेला गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 1934 का, 1934 से 1935 का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द टूर्नामेंट वाज इनॉग्रेटेड इन द 1934 टू 1935 सीजन। द वेरी फर्स्ट मैच वाज प्लेड ऑन 4 नवंबर 1934 बिटवीन मद्रास एंड मैसूर एट चेपक। इसके अलावा शुरुआत 1934 में। संस्थापक की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करेंगे तो मुंबई है, 42 टाइटल्स जो है मुंबई के पास है। इसका जो नाम है रणजी ट्रॉफी का कुमार श्री
रणजीत सिंह जो कि फर्स्ट इंडियन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट के थे, उनके नाम पर रखा गया है। डिफेंडिंग चैंपियन की बात करेंगे 2025-26 का, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कर्नाटक को हराया था अभी हाल ही में। एक क्वेश्चन था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 में शामिल नहीं था। राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन बिकॉज द UK रैंक्ड 5th with a source of 16.64 while साउथ कोरिया टुक द 4th स्पॉट, ठीक है, तो याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था बाल गंगाधर तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था और मंडाले में 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। राइट आंसर 1908, 3 जुलाई 1908 को जो है यहाँ पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। राजद्रोह का मुकदमा लगा था, केसरी अखबार में इन्होंने जो है लेख लिखा था, उसके कारण मंडाले बर्मा में जो है इनको रखा गया था, 6 साल की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा 1960 में मंडाले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अगर पूछता है तो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जोड़ों की साक्षरता दर 80% से अधिक थी। राइट आंसर जो है त्रिपुरा प्लस गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा का जो साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 87.22% है, गोवा का 88.70% है, ठीक है। बोथ स्टेट टू वेयर इन द टॉप 5 मोस्ट लिटरेट स्टेट इन 2011 एंड एज ऑफ जून 2025 बेस्ड ऑन PLFS data both states have surpassed 30 to 95% लिटरेसी। एक क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का तत्व समान तापमान पर गैस के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर फ्लोरीन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्य तापमान पर जो है फ्लोरीन यानी F2 और क्लोरीन यानी Cl2 जो है गैस होते हैं। ब्रोमीन यानी Br2 द्रव्य है और आयोडीन जो है ठोस है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ग्रुप 17 का जो नाम है हेलोजन है, मोस्ट एक्टिव हेलोजन जो है फ्लोरीन है। और फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो फ्लोरीन इज अ पेल येलो गैस, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि 2026 में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। राइट आंसर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। थर्ड भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 3.0 का जो आयोजन है 9 से लेकर 10 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम के MGM पार्क में किया गया था। इस दौरान जो है आंध्र प्रदेश के पहले लाइट हाउस संग्रहालय की स्थापना की भी घोषणा की गई। एक क्वेश्चन था संसद की हर 6 महीने की मंजूरी के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। राइट आंसर जो है 3 वर्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनिशियल अप्रूवल की बात करेंगे तो इनिशियली प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड फॉर 6 मंथ और एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। कंडीशन की बात करेंगे तो बियॉन्ड 1 ईयर इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड इफ द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट election cannot be held. 44 Amendment Act 1978 introduced strict condition to extend it beyond 1 year, ठीक है। तो शुरुआत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लगाया जाता है, हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक जो है बढ़ाया जा सकता है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है कि जब समान आवृत्ति और आयाम दो तरंग एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है तो उससे अध्यारोपित होती है तो क्या बनता है। राइट आंसर था स्टैंडिंग वेव यानी स्थिर तरंग यानी अप्रगामी तरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दो एक समान तरंगे यानी इक्वल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड विपरीत दिशा से आकर मिलती है तो वह स्टैंडिंग वेव यानी कि स्थिर तरंगे बनाती है। स्टेशनरी पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें माध्यम के कणों का विस्थापन एम्पलीट्यूड समय के साथ नहीं बदलता है, इसलिए जो है स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। इन तरंगों में जो है कुछ बिंदु स्थिर रहते हैं नोट्स और कुछ बिंदु अधिकतम आयाम के साथ कंपन करते हैं एंटी नोट्स। एक क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह चैनल लगभग जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर जो है 2000 था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जो है 12 मासी सड़कों से जो है जोड़ना है। एक क्वेश्चन था ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है पूरक मजदूरी रोजगार इसका राइट आंसर था। सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार के सृजन को तेज करना और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से जो है खाद्य सुरक्षा को जो है बढ़ाना था। एक क्वेश्चन था दवंडी या दवंडई किस भारतीय राज्य का जो है एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन तमिलनाडु का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इट इज जो है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी जो है यह एक ताल वाद यानी अवनद्ध वाद है जिसका आकार डमरू जैसा होता है। यह जो है मदुरै मीनाक्षी मंदिर में जो है प्रसिद्ध रूप से उपयोग किया जाता है। अक्सर मंदिर के जुलूसों के दौरान जो है नाद स्वरम के साथ बजाया जाता है। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसम और जलवायु के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है। राइट आंसर था मौसम अल्पकालिक है, जलवायु जो है दीर्घकालिक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो किसी मौसम का तो मौसम किसी विशेष स्थान या समय पर जो है वायुमंडल की स्थिति है। यह अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म होता है, मिनटों घंटों या दिनों में बदल सकता है। क्लाइमेट यानी जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु किसी स्थान के लंबे समय आमतौर पर 30 वर्ष से अधिक के औसत मौसम का जो है पैटर्न है। यह दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म होता है। एक क्वेश्चन था व्हाट इज ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी किसे कहते हैं। राइट आंसर था एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करते हैं यानी कि वितरिका या शाखा नदी तो जो मुख्य नदी से अलग होती है। रोल की बात करेंगे तो ये मुख्य नदी के जल स्तर को बढ़ाती है। उदाहरण की बात करेंगे तो यमुना, सोन, गंडक ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। एक क्वेश्चन था कुल्लू नेशनल पार्क के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश में चीता के लिए जो है दूसरा गढ़ किससे ही बनाया गया है। राइट आंसर जो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य था। मे भी दूसरा नहीं आपसे यहाँ पर तीसरा पूछा गया था, ठीक है। तो एक बार कॉन्फर्म जो है कमेंट सेक्शन बताइएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। अप्रैल 2025 में यहाँ कुल्लू से 2 चीते स्थानांतरित किए गए थे। माधव नेशनल पार्क की बात करेंगे तो हाल ही में मार्च 2025 में मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया है। और वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इससे भविष्य में चीतों के तीसरे घर के रूप में विकसित करने की योजना है। तो यही आपसे तीसरा ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड या शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर Ctrl+C इसका राइट आंसर था। हाईलाइट द पैराग्राफ विथ योर माउस और कीबोर्ड, ठीक है, सिलेक्ट Ctrl+C से और Ctrl+V से जो है हम लोग पेस्ट करते हैं, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था यदि एक्सेल सीट में मान A1 = 10, A2 = 2, A3 = 6 है तो फॉर्मूला = A1 + A3/A2 का परिणाम क्या होगा। राइट आंसर 13, ठीक है, 13 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका के बारे में पूछा गया था। राइट आंसर था जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा करना, इसका राइट आंसर था। अधीनस्थ न्यायालय जिसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है उच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं और जिला स्थानीय स्तर पर जो है न्यायपालिका की रीढ़ बनाते हैं। वे अधिकांश सिविल यानी संपत्ति, परिवार अनुबंध और आपराधिक चोरी हत्या मामलों को जो है संभालते हैं जिससे जमीनी स्तर पर जो है न्याय सुनिश्चित होता है। एक है बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी। राइट आंसर साइना नेहवाल हो जाएगा। साइना नेहवाल ने जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल में जो है कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था और वो बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। एक क्वेश्चन था पारंपरिक वार्ली पेंटिंग मिट्टी की दीवारों पर चावल के आटे से बने सफ़ेद पेस्ट का उपयोग करके बनाई जाती है जिसे एक डैश से लगाया जाता है जिसके अंत को जो है नरम बनाने के लिए चबाया जाता है। तो राइट आंसर बांस की छड़ी था, ठीक है। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। राइट आंसर जो है MS एक्सेल था जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी लाइनक्स, विंडोज और 1.2 ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य क्या रहा। तो राइट आंसर था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे CPU, मेमोरी और सॉफ्टवेयर के बीच का एक मैनेजर की तरह काम करता है ताकि सब कुछ सही से चल सके। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मैनेजर
between hardware and software to ensure smooth operation। एक क्वेश्चन था, जब दो एक समान तरंगे यानी आइडेंटिकल वेव्स एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर था स्टैंडिंग वेव। अप्रगामी तरंग जो इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि जून 2025 में भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत की गई? राइट आंसर पेरिस समझौता था। ठीक है, पेरिस समझौता ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था कि किस राज्य सरकार ने जो है 15 दिसंबर 2025 को जीआर के माध्यम से स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? राइट आंसर जो है महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र हैज़ implemented as a strict ban on physical and mental punishment in all schools, issuing a government resolution on December 15, 2025 to enforce the provision. This mandate strictly prohibits verbal abuse, taunting, and any behavior causing psychological distress, in addition to physical punishment, aligning with the right to education। एक क्वेश्चन था, 1916 के लखनऊ समझौते में सक्रिय रूप से भाग लेने और समझौता कराने वाले प्रमुख नेता का नाम? राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट थे, एनसी के लीडर थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपके मुस्लिम लीग के सदस्य थे। एक क्वेश्चन था, राज्य की कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। स्टेटमेंट बेस्ड था 163 आर्टिकल, 164, 165। ठीक है, इस तरह का कुछ दिया गया था जिसको जो है आपको बताना था कौन सा सही है। तो आर्टिकल 163 जो है इस्टेब्लिश द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। और स्टेटमेंट 2 जो है आर्टिकल 165 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। इन आर्टिकल 166 ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो याद बताइए कमेंट सेक्शन में क्या था इससे। एक था कि भारत में लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपुल का सदस्य बनने का जो है न्यूनतम आयु जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एज पर आर्टिकल 84B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिमम एज टू मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 25 ईयर्स। राज्यसभा की बात करेंगे तो द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा अपर हाउस इन 30 ईयर्स एंड मिनिमम एज टू वोट 18 ईयर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे।